बाकी सबके लिए पहले थोड़ी कड़वी बात, फिर सारी अच्छी बात। आप कोशिश ये करें कि 9 से 9:05 के बीच में ज्वाइन कर लें, तब तक मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर जल्दी आ जाइए बेटा, क्योंकि अभी कोई चीज़ स्टार्ट हो फिर बीच बीच में आपकी बार बार एंट्री के लिए ऑप्शन मांगता है वो। कम ही लोग आ रहे हैं तो अच्छे से आ सकते हैं अपने आप को मेंटेन करके। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत बता दीजिए अभी दिक्कत हो तो। यस बेटा, आप सारे लोग मुझे अधिकतर वही दिख रहे हैं कि जो नॉर्मली रेगुलर हैं। तो अगर आप रेगुलर हैं तो कोशिश करिए 9:05 तक। ठीक, तो हम लोग कोई चीज़ जल्दी शुरू कर पाए, वरना क्या है कि फिर वो बात बात तक जो है वो कॉल आती रहती है, अलाउ अलाउ अलाउ, तो दिमाग जो है वो हटता है उधर की ओर जाता है उनको अलाउ करने के लिए। ठीक, तो ये रिक्वेस्ट है, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। नंबर वन, आपको कभी देर हो जाए तो मेरे कारण हो जाए तो वो बात अलग है कि किसी केस में मुझे ही देर हो जाए, नॉर्मली होगी नहीं हो जाए तो आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि मेरे तरफ से होगी तो मैं एक अकेला कारण हूँ। और आप लोग की अगर प्रैक्टिस बनी रहेगी कि मुझे देर से आना है, तो अब तो सारा सेक्शन मिला के 100 के ऊपर बच्चे हैं, कहाँ तक ट्रेन जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब चांसेस ऑफ द डिले इन रेगुलर क्लासेस इज हाईली इंक्रीज्ड। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं। इनवॉइस इनवॉइस आपको पता है वो बिल है जो आप लोग खरीदते हो और लेते हो। इन द केस ऑफ द जीएसटी, इनवॉइस का सबसे बड़ा रोल है। और इनवॉइस को दिया किस में गया है? इन द सेक्शन 31। लिखिए फटाफट, इन द सेक्शन 31 ऑफ द CGST एक्ट। ठीक, आपका जो जीएसटी एक्ट है वो भी फर्दर 2-3 उसमें बढ़ गया है। CGST, SGST और IGST तो सबके लिए अपनी उनकी अलग अलग रूलिंग्स हैं। तो CGST की 17 में दिया हुआ है द इनवॉइस यू हैव टू मेंटेन और अ बिल ऑफ सप्लाई यू हैव टू मेंटेन। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और द पेमेंट वाउचर और द रिसीट वाउचर यू हैव टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स और द सप्लाई। तो ये एक बेसिक बात हो गई आपके लिए कि किस उसके साथ आ रहा है, सेक्शन के साथ। दूसरी चीज़ आ रही है कि इफ़ द पर्सन इज रजिस्टर्ड देन इट इज़ वेरी मैंडेटरी, एंड if the person is supplying the goods which is below 200 rupees, then the need of invoice is not as such compulsory. ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कटेगी, नॉट एज सच कंपलसरी। ठीक है, तो जो लोग कंपोजिशन डीलर की तरह काम कर रहे हैं, कंपोजिशन डीलर भी आपका कवर अप हो चुका है। जिनको कोई डाउट हो तो वो पीछे के उसमें लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये कंपोजिशन डीलर की केस आ रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन है आप, तो फिर आपको अगर इनवॉइस नहीं इशू कर रहे हैं तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। ठीक, अब टैक्स इनवॉइस में होता क्या क्या है, ये पिक आपके पास है। इसमें आपको एक डेट ऑफ इशू दिख रही है, सभी ने देखा होती होगी। तो नेम एंड एड्रेस एंड द GSTIN नंबर पड़ेगा आपका। ठीक, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, द एड्रेस ऑफ डिलीवरी। ये दोनों चीज़ें भी बेटा कभी अलग अलग हो सकती हैं, वरना तो मैंने पिक भेज दी थी, काम खत्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी, ये डिफर हो सकता है। यहाँ पर पॉइंट लगा के लिख लीजिए, और जब इस डिफरेंस को भी आप लिखने में कोट करेंगे इन द लॉन्ग आंसर्स, देन दे आर वैल्यूएबल। जनरल टर्म्स में आपको दिखेगा कि जो रेसिपेंट है और एड्रेस ऑफ डिलीवरी में भी सेम, ज़रूरी नहीं है। तो रेसिपेंट हो सकता है कि कोई हेड ऑफिस हो और डिलीवरी आपकी किसी उसके गोदाम पे जानी हो, और उसके एन नंबर ऑफ गोदाम इन होल इंडिया, तो रेसिपेंट एड्रेस और द डिलीवरी एड्रेस में बी डिफरेंट। एक ये बात मुझे आपको बतानी थी। और दूसरे फिर HSN कोड, ये आपके साथ डिस्कस हो चुका है कि ये आपको उस पर डालना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स ये भी होना चाहिए। क्वांटिटी इन द केस ऑफ द गुड्स इफ़ इट इज़ इन यूनिट, ठीक, यूनिट में है या वज़न में है तो आपको उसके लिए क्वांटिटी देनी है। और टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ये निकाल के देनी है, तो निकलेगी ही। साथ में आप एक नीचे वो एक एग्जांपल भी लगा हुआ उसका देख रहे हैं, द स्पेसिमैन ऑफ द टैक्स इनवॉइस। रेट्स देने हैं आपको कि कौन सा रेट एप्लीकेबल है।
किस उस पर कौन सा रेट एप्लीकेबल है और उस रेट के हिसाब से हमने क्या टैक्स कैलकुलेट किया। ठीक है। जैसे इनका ये जो पूरा बिल बना हुआ है, इसमें आप आखिरी में देखोगे जीएसटी एट द रेट 5%, मतलब ऊपर वाले जितने ये आइटम हैं ये 5% से टैक्सेबल हैं, इसलिए उन्होंने उसकी एक साथ एक इनवॉइस काट दी। ठीक है। तो उसके बाद ये जो आपका रेट है, ये रेट की कैटेगरी क्या है, मतलब क्या ये जो 5% है ये सीजीएसटी का है या एसजीएसटी का है या आईजीएसटी का है। ये डिस्क्रिप्शन और आएगा, इसको आप इस स्पेसिमेन की पिक्चर में इनलार्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो ऐड जीएसटी लिखा है, तो ऐड जीएसटी इतना क्लियर नहीं है बेटा। ये ऐड जीएसटी का मतलब जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू द सी जीएसटी, एस जीएसटी एंड आई जीएसटी, यूटी जीएसटी और द जीएसटी कंपनसेशन सेस। यही तो उसके 4-5 प्रकार हैं। इसी के अंतर्गत तो आप टैक्स लेंगे, तो वो आपको स्पेसिफाई भी करने पड़ेंगे बिल में कि इसमें से जो जीएसटी कटा है इसमें कितना एसजीएसटी में गया है, कितना सीजीएसटी में गया है, या अगर आईजीएसटी अप्लाई है तो कितना आईजीएसटी में गया है, या कितना यूटी जीएसटी में गया है। तो अगर ये मैं मान लूँ, इस पॉइंट में मैं इम्फेसिस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मान लूँ ये कि ये जो जीएसटी इज द कंपोजिट, तो अगर ये सिंगल जीएसटी है मतलब आईजीएसटी का केस है। आईजीएसटी के केस आप लोगों की जानकारी में होंगे कि वो कौन से केसेस होते हैं, जब हमारी ट्रेड या ट्रांजैक्शन या सप्लाई इंटर स्टेट होगी, वो केस हमारे लिए आईटीसी के केस होते हैं। तो आईटीसी का केस है तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐड जीएसटी इन द ब्रैकेट आईजीएसटी, या सीधे सीधे आईजीएसटी लिख दे। ठीक। फर्दर अगर ये विद इन द स्टेट का ट्रांजैक्शन है मतलब इंट्रा स्टेट, तब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें से जब इंट्रा स्टेट ट्रेड होती है तो आधा चला जाएगा आपका सेंट्रल के जीएसटी को और आधा चला जाएगा रेस्पेक्टिव स्टेट के जीएसटी को। तब ये जो आपका 5% वाला कॉलम है ये फर्दर 2 उसमें बढ़ जाएगा, मतलब 5 लिखा ही नहीं जाएगा, लिखा जाएगा उसमें सी जी एस टी 2.5% एंड एस जी एस टी 2.5%। अगर वो ट्रांजेक्शन यूनियन टेरेटरी में हो रही है देन सी जी एस टी 2.5% एंड यू टी जी एस टी 2.5%। इस तरीके से ये जो आपकी इनवॉइस है ये फर्दर इंक्लूजन इसमें आएंगे। जो अभी आप देख रहे हैं दैट इज नॉट एज सच परफेक्ट, इसमें करेक्शन भी आप डाल लीजिए। सारी समय बुक्स करेक्ट हों ऐसा ज़रूरी नहीं, तो ये करेक्शन पड़ेगा इसमें। स्पेसिमेन इसलिए मैंने भेजा आपको कि आइडिया आपको होने लग जाए और आप चीज़ों को समझ के फिर हम लोग बात कर पाएँ। वरना तो वो किताबी लिखाते चले जाओ, थ्योरी बन गई तो वो उतनी इम्पैक्ट नहीं करती माइंड में। एक चीज़ मेरे हिसाब से इसमें और छूट रही है, उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर, कि आपका जो पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है इसमें एचएसएन कोड, ये देखो बेटा कहीं दिया है इसमें? नहीं दिया। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, टोटल, डिस्काउंट एंड द फाइनल टोटल। ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें एचएसएन कोड करके कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो ये इनवॉइस मेरे हिसाब से इस हिसाब से भी परफेक्ट नहीं है। एक कॉलम इसमें एचएसएन कोड का आना चाहिए। एग्री हैं आप? यस, आर यू एग्री? या आपको लग रहा है यार ये कौन सी बात है जो किसी हिसाब से हटके हो रही है? आर यू एग्री? यार बिल्कुल सुबह सुबह का समय, रिस्पांस करते चलो यस सारे। सर, यस सर। ओके। तो आपके लिए इसमें एक कॉलम बेटा और आना चाहिए सीरियल नंबर के जस्ट बाद एचएसएन कोड, क्योंकि मैंने आपको जब एचएसएन कोड बता रहा था इन द प्रीवियस लेक्चर, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि बिकॉज नाउ ट्रेडिंग इज द ग्लोबल and the GST you can say the interconnected tax with within India as well the also covering the items which are you can say the part of supply regarding the export or the import, तो उन गुड्स की भी डिस्क्रिप्शन को अपने साथ में ले लेता है और ये डिस्क्रिप्शन किसके साथ अटैच है? एचएसएन कोड के साथ। तो एचएसएन कोड इसमें ज़रूर आना चाहिए। एक ये इसमें गड़बड़ है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। एड्रेस आ रहा है सप्लायर का, कस्टमर का एड्रेस और नेम सारा आ रहा है, ये भी बात करेक्ट है। और जीएसटी का भी नंबर आ रहा है, ये भी बात ठीक है। इनवॉइस की डेट आ रही है, ये भी बात ठीक है। और इनवॉइस का स्पेसिफिक नंबर आ रहा है, ये बात भी ठीक है।
इतनी बातें इसमें सारी ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और, कि अगर यहाँ पर ये एड्रेस ऑफ रेसिपेंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलग अलग हो जाता, तब क्या करते आप? ये जो ऊपर उन्होंने 3 कॉलम में आपको ब्रैकेट्स में दे दिया कस्टमर नेम, अब कस्टमर एड्रेस 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 3 बार लिखा हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि शायद 3 लाइन का एड्रेस होगा, इसलिए लिख दिया है। अब उस केस को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कस्टमर का बेसिक एड्रेस कुछ दूसरा है और डिलीवरी एड्रेस कुछ दूसरा है। बात आप समझ चुके ना? मान लीजिए हम एक कंपनी है और हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे है और हमारी सारी परचेजिंग बॉम्बे ऑफिस देखता है, परचेज मैनेजर हमारा वहाँ बैठता है, तो ऑर्डर और पेमेंट कहाँ से जाएगा? बॉम्बे ऑफिस से। तो नेम एंड एड्रेस किसका आएगा? बॉम्बे ऑफिस का। रिसीवर वो है। अब वो डायरेक्ट कर देगा कि इस सामान को मेरे कानपुर वाला जो गोदाम है वहाँ डिलीवरी दे दीजिए आप। मान लीजिए अगर वो कहीं से भोपाल से, इंदौर से या कहीं से भी खरीद रहा है इंडिया में, बोलेगा कि आप वो कानपुर वाले मेरे जो लोकेशन है वहाँ पर आप सप्लाई दे दीजिए। आप मुझे बम्बई भेजेंगे, मैं कानपुर भेजूंगा, ये नहीं, आप सीधे वहीं भेज दीजिए ना। तो राजी हो जाएंगे और ऐसा होता है। तो इन सच केस द डिलीवरी एड्रेस दूसरा हो जाएगा। तो पहले कस्टमर नेम और एड्रेस में उसका एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा द डिलीवरी एड्रेस। क्योंकि बेटा पीछे भी आपके साथ डिस्कस हुआ है कि जब ये आपका ट्रेवल करेगा सामान, भाई पहुंचेगा ना कहीं से कहीं तक, तो उसकी एक कॉपी तो ट्रांसपोर्टर को भी चाहिए। तो ट्रांसपोर्टर के पास जो कॉपी है उस पर अगर डिलीवरी एड्रेस नहीं होगा, so how you can legitimate in the eyes of the officers that this goods is going to be consigned for the Kanpur, because your invoice is showing the address of Bombay. Is it clear? तो ये दो एड्रेस आएंगे उस दैट टाइम यहाँ पर ऊपर में। एक तो वो बेस एड्रेस आएगा ही आएगा। वो इस कारण आएगा कि बेसिक रेसिपेंट वो है, रजिस्ट्रेशन में नंबर उसका आना है। बात समझ रहे हैं ना आप? बेसिक परचेजर वो है तो रजिस्ट्रेशन और बाकी सारे नंबर तो उसके आने हैं। तो अगर उसके नंबर आएंगे तभी टैक्स डिपार्टमेंट ये मिलान कर पाएगा इन्होंने कितने का सामान खरीदा, इनको क्या आईटीसी अलाउ हो, क्या ना अलाउ हो। सप्लाई दूसरी जगह होनी है, वो क्यों जरूरी है? वो आपके ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द गुड्स के पर्पज से बहुत जरूरी है। तो ये दो एड्रेस आएंगे एट दैट टाइम। ठीक, ये आपको याद रखना है। और सबसे मजेदार पॉइंट जो नीचे आ रहा है, द टाइप ऑफ सप्लाई, में आपको ये भी बताना है वेदर इट इज द कैश सप्लाई और द क्रेडिट सप्लाई। देख रहे हैं आप, ऑप्शन बन के बना हुआ है, वेदर इट इज द कैश सप्लाई और द क्रेडिट सप्लाई। ये भी आपको ओपन अप करना है। तो जैसे ही आप कैश सप्लाई डालोगे तो उसके साथ वो डेटा रेस्पेक्टिव उस डेट में आपका मैच कर सकते हैं कि वेदर यू हैव रिसीव सच अमाउंट ऑन दैट द पर्टिकुलर डेट और नॉट। और इफ इट इज द क्रेडिट सप्लाई देन रिगार्डिंग द बिल्स, और जिसको आप सप्लाई कर रहे हो उसकी बुक में आप दिख रहे हो डेटर की तरह कि नहीं दिख रहे हो, ये सारी चीज़ें मैच की जा सकती है। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक के पॉइंट डिस्कस किए? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज से हम लोग इनवॉइस में चले गए और इनवॉइस में उससे रिलेटेड वो सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए कि जो कि पहले के पॉइंटों में कमी या दिक्कत इस इनवॉइस के हिसाब से हम लोगों को दिख रही थी। ठीक है, फिर आगे बोलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स दे दो, बिल्कुल ठीक है। क्वांटिटी इन द केस ऑफ गुड और द यूनिक क्वांटिटी वो दे दो, ये भी ठीक है। फिर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये तो हमको निकल के मिल ही जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बोथ टेकिंग इनटू अकाउंट द डिस्काउंट और द अबेटमेंट इफ एनी। अब बोलता है वो फाइनल टोटल वैल्यू दीजिए आप मुझे कि जिस पर अगर आपने कोई डिस्काउंट अलाउ किया है या कोई अबेटमेंट हुआ है तो उसके बाद, बिकॉज दैट फाइनल वैल्यू इज चार्जेबल टू द टैक्स। क्योंकि जो भी आपके ट्रेड डिस्काउंट हैं ये हिस्सा ही नहीं बनते हैं सप्लाई की वैल्यू का। नोट कर लीजिए अच्छे से, ट्रेड डिस्काउंट सप्लाई की वैल्यू का हिस्सा नहीं बनते। छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं इन द अकाउंटिंग। एक को बुक किताबों में दर्ज ही नहीं करते हैं, जिनको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, और दूसरे डिस्काउंट वो होते हैं जिनको रिकॉर्ड किया जाता है। याद आ रहा है कुछ? तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डेड नहीं है, हमारी फाइनल सेल कितने की हुई ये मिला मॉनिटरी कंसिडरेशन होता है कि मेरी फाइनल सेल कितने की हुई, जिसको कि हम जीएसटी में सप्लाई बोलते हैं, वो हमारा मॉनिटरी कंसिडरेशन है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द टैक्स। तो ये ट्रेड डिस्काउंट आपके लिए बाहर हो जाएगा। कोई अबेटमेंट है तो वो बाहर हो जाएगा। रेट लगाने हैं आपको। अब देखिए उन्होंने खुद ही में आपको ब्रैकेट में बता दिया कि सेंट्रल टैक्स लगना चाहिए,
स्टेट का हो तो, इंटीग्रेटेड तो हो तो, यूनियन टेरिटरी हो तो, और सेस हो तो, मतलब इतना डिस्क्रिप्शन है उसके अंतर्गत। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द टैक्स, ये जो टैक्स का प्रकार इन्होंने लिख रखे हैं, अगर ये 2-3 प्रकार के टैक्स आपकी सेल का या इनवॉइस का हिस्सा बनते हैं तो ये अलग अलग दर्शाए जाएंगे, मतलब दे आर शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस। ठीक, कंपोजिट जीएसटी नहीं दिखा सकते आप, ठीक है ना। जो इन्होंने ये 5% दिखाया ये बिल्कुल नहीं दिखा सकते आप। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी दिमाग में समझ लीजिए, जीएसटी नाम का कैलकुलेशन के पर्पस से, मेरे वर्ड याद रखिएगा, कैलकुलेशन के पर्पस से अकाउंटिंग हेड क्रिएट करता हुआ कोई टैक्स नहीं है आपके लिए। रेट ऑफ टैक्स और जो अकाउंट बनेगा कि किस खाते में कितना टैक्स कटा, वो कौन से हैं, वो सीजीएसटी हैं, वो एसजीएसटी हैं, वो आईजीएसटी हैं, और यूटीजीएसटी हैं, और कंपनसेशन सेस है। ठीक है, तो जहाँ ये जो पूरा एक जीएसटी करके कुछ टैक्स ही नहीं है बेटा, ये तो बटे हुए ना बाकी सब में, 4 में, वही आने चाहिए डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट बोलता है, हाँ नीचे वाले में इन्होंने लिख दिया, द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज विद ब्रेकअप। कितनी देर से मैं बात बोल रहा हूँ, विद ब्रेकअप, तो ये ब्रेकअप भी आपको देने हैं। इन ब्रेकअप्स के साथ आप दीजिए, प्लेस ऑफ सप्लाई along with the name of the state in case of supply in course of interstate trade और कॉमर्स। अब आपको वो स्टेट का भी नाम देना पड़ेगा, और आपकी सप्लाई इंटर स्टेट है तो अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको उसका नाम भी देना पड़ेगा, ये बोल रहा है वो। कारण कि जब इंटर स्टेट होगी तो आप आईजीएसटी क्लेम करोगे, तो आईजीएसटी क्लेम करने के लिए फिर आगे उसके कैसे सेटिंग होती है ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस स्टेट की कुछ हिस्सेदारी, कुछ लेनदारी, कुछ देनदारी बन जाएगी जिस स्टेट के साथ आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्लियर है, इसलिए उस स्टेट का नाम आना चाहिए इन द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। एड्रेस ऑफ डिलीवरी, देखिए जो बात ऊपर बोल रहा था, द एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई और ट्रेड ऑफ कॉमर्स। अगर दोनों एक ही हैं तो कोई झगड़ा नहीं है, अगर ये दोनों एक नहीं है तो फिर आपको एड्रेस ऑफ डिलीवरी भी देना पड़ेगा। ये आ गया है आपके लिए पॉइंट 15 में। वेदर द टैक्स पेबल ऑन द रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज की सेपरेट क्लास हो चुकी हैं, तो अगर रिवर्स चार्ज से आपका टैक्स पे हो रहा है तो आपको क्या करना है, वो भी मेंशन करना है कि हाँ रिवर्स चार्ज से हो रहा है। फिर बोलता है सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिर आप उसको वैलिडेट करिए, और वैलिडेशन बाय द हेल्प ऑफ साइन, साइन के हिसाब से आप उसको वैलिडेट कर दीजिए। इतने पॉइंट आ गए आपके लिए, ठीक है। हाँ, इसमें जो आपको 3 से कवर अप हुआ है, 2 पॉइंट छूट रहे हैं। तो एक पॉइंट आपका सबसे पहला पॉइंट है नेम एंड एड्रेस एंड द जीएसटीआईएन ऑफ द सप्लायर, जो राइट हैंड साइड पे आप सबसे टॉप पर देख रहे हो, ठीक है। नेम एंड एड्रेस एंड जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द सप्लायर। फिर उसके नीचे a consecutive serial number not exceeding 16 character containing alphabet or numericals, लिख लीजिए इसको आराम से, a consecutive 16 digit 16 कैरेक्टर्स से ज़्यादा ना हो, 16 तक हो, ये इनवॉइस में आपके होनी चाहिए। कंटेनिंग, क्या क्या चीज़ उसमें हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, हाइफन और डैश, इन सब के कम्बिनेशन से आप अपनी इनवॉइस को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, इनवॉइस नंबर के आगे F012345, अब इसमें हम अब कोई अल्फ़ाबेट और कोई हाइफन कुछ भी ला सकते हैं। ठीक, अब ये तो हो गई इनवॉइस की बात। इनवॉइस के साथ में पेमेंट वाउचर, कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो, या जब आप रिफंड मांग रहे हो तो, ठीक, इन सारे केसेस में
आपके साथ क्या होगा, आपको ये फिर बनाना पड़ेगा। इनवॉइस का जो चीज़ है वो बहुत देर देर तक एंट्री है यार। तो ये जो इनवॉइस वाला है पैटर्न, इसी तरीके से ये पेमेंट वाउचर और रिसीट वाउचर बनेंगे। अब ये पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, रिफंड या बिल ऑफ सप्लाई, ये होते क्या हैं? ये होते ये हैं कि जैसे कि आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भरा हो और जिसमें ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी ना हो, या दूसरा केस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऑनलाइन केस के पेमेंट की फैसिलिटी है, डेबिट के, क्रेडिट और या बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र, ये सब है, लेकिन उस दिन आपकी साइट बहुत हैंग कर रही है, कुछ है, तो होता क्या है, बैंक की साइट बहुत हैंग कर रही है तो आपको कोई दूसरा मोड चाहिए। अगर आप कोई ऐसे एग्ज़ाम को दे रहे हो कि जिसमें आपको पैसा डालना है, हर एक की एग्जामिनेशन फीस है, तो एक फैसिलिटी और होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर की फैसिलिटी होती है क्या, कि आप उस साइट पर जाकर के जब अपना सारा सब कुछ डिस्कशन दोगे, मैं ये परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठना चाह रहा हूँ, ये वो, तो वो एक प्रिंटेड वाउचर टाइप का आ जाएगा उनके उसमें, ठीक। उस प्रिंटेड वाउचर का प्रिंट ले लो आप, 3 फॉर्म या 4 फॉर्म जिसमें भी आएगा निकल के, ये भी एक मेथड होता है। और उसका प्रिंट लेकर के आप वो रेस्पेक्टिव बैंक में चले जाओ डायरेक्टली। दिस इज द ओवर द काउंटर, मतलब डायरेक्ट काउंटर पे आप दे रहे हो। कुछ लोगों को यही पसंद आता है, कुछ को ऑनलाइन नहीं पसंद, वो चाहते हैं मैं सामने दूं और जो पैसा जमा करूं उस पर ठप्पा लग के मिले, आदत पड़ी है पुरानी हमारी। तो इन दैट केसेस ये फैसिलिटी भी आपके लिए रहती है, इसको बोलते हैं चालान। तो सेम विद द टैक्स, अगर आपको टैक्स जमा करना है या कोई पैसा जमा करना है उनके पास, तो आप इस तरीके से, क्योंकि देखो बेटा, फाइनेंशियल ट्रेडिंग को करने के हर एक को लाइसेंस है, ठीक ना, हर एक उसके लिए ऑथोराइज्ड है। कोई भी आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकता। अगर आपको कभी इनकम टैक्स या जीएसटी या कुछ ऐसे गवर्नमेंट के पैसे जमा करने हैं, तो कहाँ जमा होंगे? जमा बैंक में ही होंगे। उसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा उनको, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कवर अप कर लेने के लिए यही ऑथोराइज लोग हैं, यही तो लेंगे। अब आप मिलान करा दीजिए इस रसीद नंबर से हमने दिया था। अगर ये काम ऑन पोर्टल ऑनलाइन आपका डायरेक्ट हो रहा है, तो अगर आप जैसे पेमेंट पे जाओगे तो वो आपको डायरेक्ट कर देगा, और आप अपने बैंक का कोड डालो, डेबिट कार्ड, या ऑनलाइन आप पेमेंट कर दो। इन केस अगर वो फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, तो आप ओवर द काउंटर भी कर सकते हो, और इसको बोलते हैं वाउचर, ठीक। तो अगर आप वाउचर के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, तो वाउचर जनरेट होगा, उसका प्रिंट लेना पड़ेगा, फिर उसको लेके आप बैंक के पास जाइए, फिर बैंक उस पर मुहर लगाएगा, आपको जमा कर देगा। 4 कॉपी में बेसिकली वाउचर बनते हैं। आप लोगों ने फीस भी जब कभी पहले जमा की होगी तो इसी पैटर्न से जमा होती है। एक बैंक अपने पास रख लेगा एक कॉपी बैंक उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को भेज देगा जिसके अगेंस्ट में या जिसको आप पैसा जमा कर रहे हो। 2 कॉपी आपको दे देगा, तो एक आपको अपने पास रखनी है और एक आप उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को भेजोगे, ठीक। ये प्रोसेस रहता है इन द पेमेंट ऑफ द वाउचर्स। तो अगर आप वाउचर के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो। और जो आपकी इनवॉइस है वो कितनी कॉपी में इशू होगी? अच्छे से लिख लो, 3 कॉपी में, इन द 3 कॉपीज। ओरिजिनल कौन किसके लिए होगी वो भी लिखना पड़ेगा आपको, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। ओरिजिनल फॉर द रेसिपेंट, जो ओरिजिनल कॉपी है वो रेसिपेंट ऑफ गुड्स को सेंड की जाएगी। डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द इनवॉइस किसके पास रहेगी? ट्रांसपोर्टर के पास, जो आपका सामान लेके जा रहा है और पहुंचा रहा है। ट्रिप्लीकेट कॉपी किसके पास रहेगी? सप्लायर के पास, जो सामान को बेच रहा है। क्लियर है? 3 प्रति बनेंगी। पहली प्रति सामान प्राप्त करने वाले को, दूसरी प्रति आपका जो ट्रांसपोर्टर है उसके लिए, और तीसरी सप्लायर के पास खुद रहेगी, बेचने वाले के पास। ये तरीके हैं, ठीक। तो अगर आप चालान से पेमेंट कर रहे हैं और वाउचर के थ्रू कर रहे हैं, वो आपने देख लिया। उसमें भी ये सारे डिटेल आपको डालने ही पड़ेंगे कि आपका जीएसटीएन क्या है, ट्रेड क्या है, जो पीछे आपने देखा मोर और लेस, ये सारे उसमें आइटम्स आएंगे जो इनवॉइस में होते हैं। तभी तो आपकी पेमेंट की वैल्यू और ये सब निकल के आएगी, तब आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है।
फिर रिफंड के केस में भी आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपका रिफंड का क्लेम आ रहा है तो भी आपको यही करना पड़ेगा। और अगर आपकी टैक्स इनवॉइस रिवाइज हो रही है, होता है ना कि हमने एक टैक्स इनवॉइस दी और वो टैक्स इनवॉइस जो है वो आपको लग रहा है कि अब ये सही नहीं है, या इसमें मुझे कुछ चेंज करना है, कुछ आइटम बदल रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं, तो फिर आपको ये बनानी पड़ेगी टैक्स इनवॉइस, और टैक्स इनवॉइस आपकी तब जनरेट होगी। ठीक, इस टैक्स इनवॉइस के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा रिवाइज्ड इनवॉइस। नॉर्मली जो आपको हमने पिक भेजा है उसमें आप ऊपर लिखा देख रहे हो इनवॉइस, इसी जगह पर बोल्ड में लिख के आएगा रिवाइज्ड इनवॉइस। लिखते चलिए, रिवाइज्ड इनवॉइस आएगी। अब डेटा इसमें ऑलमोस्ट सेम होगा। चेंज कहाँ पर आएगा आपके लिए? चेंज आएगा आपके लिए द वैल्यू ऑफ taxable supply of services rate and tax amount of tax credited और डेबिटेड टू द रेसिपेंट। क्योंकि जब आपने ये बेटा बिल काटा था तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई थी, इसके अगेंस्ट में आपके टैक्स भी तो वैल्यू निकल के आ गई थी। अगर वो टैक्स पेड हो चुके हैं, ठीक, या इन प्रोसेस हैं, तो उन्हीं को तो कम ज़्यादा करने के लिए और अपने बुक एडजस्टमेंट्स को सही करने के लिए अब आप दूसरी इनवॉइस काट के उसको एडजस्ट, तभी तो उसका एडजस्टमेंट होगा ना। तो आपने जो दूसरी काटी है तो उसमें वो टैक्स वैल्यू भी आनी चाहिए, और टैक्स वैल्यू के साथ वो रेसिपेंट भी आना चाहिए कि जिसके अगेंस्ट में ये डेबिट या क्रेडिट हुआ हो। आपने टैक्स पे कर दिया, आपके लिए तो डेबिट का अमाउंट बन गया, लेकिन साथ ही साथ ये बिल आपका काम क्या करेगा, ये बिल दूसरा जो पर्सन है उसके लिए जो आप ये टैक्स का पेमेंट है वो, क्योंकि दिया उसने है पैसा और आपने जमा किया टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो तो इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा। तो उसका नाम भी अच्छे से आना चाहिए कि उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट का चांस भी खत्म हो, वो भी रिड्यूस हो जाए बाय द अमाउंट विच यू आर शोइंग एज द रिवर्स ऑफ सच सेल। जो भी आपकी वो सेल रही हो, अगर वो रिवर्स हो रही है, सेल्स रिटर्न जिसे आप बोलते हैं, या वैल्यू और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आइटम में कुछ ऐसा चेंज है कि पैक करके आपने कुछ दे दिया और धोखे से उसमें कुछ और लिख दिया है, तो आप जब ये रिवाइज जारी करोगे तो आपकी वैल्यू में भी परिवर्तन आएगा और टैक्स की वैल्यू में भी परिवर्तन आएगा। और ये जो परिवर्तन है टैक्स वैल्यू का रिगार्डिंग द रिगार्डिंग योर परचेजर नॉर्मल टर्म्स में, ये आपको स्पेसिफाई करना होगा अलग से। क्लियर? ये काम आपको करना है रिवाइस इनवॉइस में। और रिवाइस इनवॉइस सेल के केस में भी बन सकती है, ठीक, और परचेज के केस में जब आपका सामान आप वापस भेज रहे हो तो उस रिवाइस इनवॉइस, जो आपको रिवाइस इनवॉइस मिलेगी, उसको भी आपको अपना हिस्सा बना के रखना पड़ेगा व्हेन यू आर क्लेमिंग द आईटीसी। अगर आप परचेजर हैं तो आपको वो रिवाइस इनवॉइस भी अपने पास संभाल के रखनी पड़ेगी व्हेन यू आर क्लेमिंग द आईटीसी। चलिए अब कुछ वो केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि जब विदाउट इनवॉइस ट्रांसपोर्टर आपका सामान लेके चल सकता है। ठीक, आपको खूब जोर जोर से रटाया गया कि आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, नहीं तो ई वे बिल होना चाहिए, और ये नहीं होगा तो गुड्स डिटेन हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है। कुछ ऐसे केसेस हैं कि जब विदाउट इनवॉइस भी आपका सामान ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक, वो कौन कौन से केसेस हैं फटाफट आपको लिख लेने चाहिए। सप्लाई ऑफ द लिक्विड गैस, ठीक, ये सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस में हर केस में नहीं अलाउ होगा ये कि आपका आप लिक्विड गैस की सप्लाई कर रहे हो तो वो आप जो है वो बिल ना काटो। वो पर्टिकुलर कौन सी जगह पर होगा? एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लायर। ठीक, मतलब वो जो सप्लायर है वो ही अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह ले जाए। समझ आ रहा है? क्योंकि इसकी स्टोरेज और रखने के जो तरीके हैं ये भी कई सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे
मान लीजिए आपको इंडियन ऑयल से कनेक्शन है, लिक्विड गैस मिल रही है आपको, ठीक। तो अब इंडियन ऑयल के पास कोई अपना एक बड़ा स्टोरेज होगा, फिर कोई छोटे छोटे गोदाम होंगे, या हो सकता है सिलेंडर में पैक करते हो, तो उन्हें गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता होगा। ऐसे केसेस में इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इतनी बात वो बोल रहे हैं। अगर इनमें ट्रांसपोर्टेशन अप्लाई हो जा रहा है तो तब नहीं, ठीक। मान लीजिए कानपुर में आपके पास ये कई सारे गोदाम हैं, छोटे छोटे गैस के छोटे बना रखे हैं उन्होंने इंडियन ऑयल ने। एक कोई बड़ा बना रखा है कानपुर से 20 किलोमीटर हट के, कि जहाँ पे उनके पास डायरेक्ट मथुरा रिफाइनरी से या कहीं से सिलेंडर्स आ रहे हैं, तो एक जगह उनके स्टोर हो रहे हैं। अब वो अगर सप्लाई अपने छोटे डिपोट्स को दे रहे हैं, तो फिर उन्हें तो बिल नहीं काटना उस समय, ठीक। अब सप्लायर से रेसिपेंट जब आएगा, सप्लाई तभी बनेगी। बात समझते जा रहे हैं आप? सप्लायर और रेसिपेंट का जब कनेक्शन है, देन देयर इज अ ट्रेड। और एक तरफ भी सप्लायर है और दूसरी तरफ भी सप्लायर है, तो ट्रेड तो नहीं है। लेकिन गुड्स अगर गुड्स इन ट्रांसिट है, तो ट्रांसपोर्टर लेके जाएगा, तो उससे तो कागज मांग सकते हैं ना लोग, कैसे ले जा रहे हो भाई? नहीं, वो मेरी दुकान से हम अपनी दुकान ले जा रहे हैं, क्या सबूत है? क्यों माने हम? हो नहीं रहा हो, आप किसी को बेचने जा रहे हो, तो इशू है। तो उस इशू के लिए ये पॉइंट्स है कि गैस लिक्विड हो, और उसका जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस का रिमूवल है वो सप्लायर की अपनी बिजनेस प्लेस हो, ठीक। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फॉर जॉब वर्क, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फॉर द जॉब वर्क। अब ये जॉब वर्क क्या होता है, ये भी पीछे की क्लासेस में आया और डिस्कस हुआ है, हल्का हिंट हम आपको दे दे रहे हैं केवल उसका, क्योंकि कई सारे लोग नए जुड़े हुए हैं। तो जॉब वर्क बेटा वो चीज़ होती है कि जब आप एक कंपनी है और आप अपना काम खुद न करके किसी दूसरे से करा लें, कराने की केवल मजदूरी के कारण बाकी सारी चीज़ें आप उसको दें। मैंने बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है, एग्जाम्पल के साथ। अब आप इसको सुन लीजिए तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। पार्ले एक बड़ा बिस्कुट मैन्युफैक्चरर है, उसके पास डिमांड बहुत हाई है, पर उसकी कैपेसिटी अलाउ नहीं करती कि वो सारी डिमांड को मीट आउट कर सके, या उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा आती है, ठीक। कब कब जॉब वर्क हो सकता है ये भी मैं साथ बताते चल रहा हूँ, ये जीएसटी से अलग बात है, मार्केटिंग में भी काम कर जाएगी। हो सकता है जो आपकी असेंबली लाइन या प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जो कुछ अलग अलग इवेंट्स होते हैं, कोई अलग 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 लोग किसी उस इवेंट्स को करने के बड़े महारथी हों, तो उनको जॉब कॉस्ट अच्छी आती हो, प्लस उनकी एट पर्टिकुलर इवेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस उनकी काबिलियत बड़ी माहिर है, तो वो बड़ा अच्छा उस जगह पे सामान बनाते हैं, तो लोग जॉब वर्क की ओर इंटरेस्टेड होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? जैसे मान लीजिए एक शर्ट है, अब इस शर्ट में कपड़ा है, फिर कपड़ा कटेगा, फिर कटने के बाद वो सिली जाएगी, सिलने के बाद उसमें काज है, बटन है, ये सारे काम होंगे, तो ये 4-5 प्रोसेस हो गए। अब अगर एक कंपनी रेडीमेड शर्ट बेचती है, तो उसको ये लगे यार कि जितने पे हम सिलवाते हैं सिलवा लिया, ठीक, पर हमारे यहाँ जो ये काज बटन और ये सब लगाने वाले लोग हैं, इनकी फिनिश भी इतनी अच्छी नहीं आती और हमको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। तो उसने क्या किया कि एक ऐसे डीलर को पकड़ लिया, एक ऐसी कंपनी को पकड़ लिया कि जो इसमें बहुत माहिर है, तो बोला आप ऐसा करो, हम शर्ट आपको सिली सिलाई दे देंगे, आपको सारे काज बटन और इस तरीके से फिनिशिंग दे देनी है, इसका चार्ज बताओ आप हमें। तो बताया 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये पर शर्ट, जो भी बताया वो वट एवर। तो अब ये वो कंपनी क्या कर रही है, बना खुद रही है, बेचेगी अपने नाम से, जो इसने काम करवाया दूसरे से लिमिटेड। शर्त क्या होनी चाहिए, ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। वो जो मेन कंपनी है वही अपना स्पेसिफिकेशन बनाए बताएगी कि आप जो बनाएंगे वो ऐसा ऐसा होगा, देन इट इज द जॉब वर्क। बेसिकली इट इज ए वर्क, और you can say a type of performance which is not as such as some service। जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के रिलेशन में सर्विस होती है, वैसी सर्विस नहीं है, अ टाइप ऑफ वर्क है। बट जॉब वर्ड इसलिए जुड़ गया कि एक प्रकार से आप काम ही कर रहे हैं। समझ आता जा रहा है ना? तो अगर हमारी जो ये पार्ले थी वो आकर के कानपुर में 2-4 बिस्कुट फैक्ट्रीज को पकड़े और उनसे बोले कि ये मेरा स्पेसिफिकेशन है, और इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, मतलब इतना आटा, इतना दूध, इतनी शक्कर, इतनी हीट पे बेकिंग,
इस टाइप का डिज़ाइन करके आप मुझे वापस भेज देंगे और ये जितना दूध आटे और शक्कर है ये मैं सप्लाई करूँगा, आपको पैसे नहीं दूंगा कि पता नहीं आप कौन सा खरीद के लाएं कौन सा मिला दें। तो सच कंपनी विच इज़ परफॉर्मिंग द जॉब ऑन बिहाफ ऑफ द पार्ले जी, व्हाट इज डूइंग इट इज़ द जॉब वर्क, ये जॉब वर्क होता है। ठीक, एनी डाउट, एनी डाउट, प्लीज नो एनी डाउट। सर। ओके, नो सर। तो ये जो जॉब वर्क में अब आपको सामान भेजना पड़ेगा ना, मैंने बोला वो दूध वो शक्कर और वो आटा हम ही देंगे, आप पता नहीं कौन सी क्वालिटी मिला दें, तो हम सामान भेजेंगे। तो फिर ऐसे सामान के लिए इनवॉइस नहीं चाहिए। या वो जो कंपनी नंबर बी है जिसने बना दिए ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पार्ले जी, वो जब वापस मेन कंपनी को भेजेगी तो उसे भी इनवॉइस नहीं चाहिए। ठीक ना, तो जॉब वर्क के केस में आपके लिए इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इससे आगे ये दो तीन केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है। ओके, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, इन केस ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। ठीक, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है सप्लाई का सर्विस के केस में, नॉट ऑफ द गुड्स, वो बंद हो जाता है बिफोर द सप्लाई, उस केस में भी इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे केसेस में आपको इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। अब एक दो बातें हैं जो आपको और याद रखनी चाहिए, अधिकतर 2 या 3 नंबर के सवाल में आपके लिए आ सकती हैं। दैट आर द डेबिट नोट एंड द क्रेडिट नोट। इसका भी बड़ा रेलिवेंस है इन द जीएसटी। ठीक है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, कुछ तो इसने कुछ तो आपने इसको अकाउंट्स में कहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आपकी क्लास में अभी पहले डिस्कस भी हो चुका हो। वेदर दिस थिंग इज डिस्कस्ड और यू हैव हर्ड अबाउट द व्हाट इज द क्रेडिट नोट और द डेबिट नोट। प्लीज बेटा रिस्पॉन्स करते चलिए, समय भी कम है हम लोगों के पास। प्लीज बेटा, ये डिस्कस हुआ है? ये सर सुना है अकाउंट्स में। ओके, आपके जीएसटी में डिस्कस हुआ है? नो सर। ओके, तो इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स के लिए सबसे खतरनाक क्वेश्चंस यहीं सबसे बनते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से। और जहाँ भी अकाउंट्स में आपने सुना है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तो फटाफट से दो दो लाइन की चीज़ें लिखनी है, आपको लिख लो उसको तो ज़्यादा आसानी है। फिर हम लोग बाद में इसकी डिस्कशन कर लेंगे, लिखिए फटाफट। वेयर द टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड, where the tax invoice had been issued for supply and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value or the tax payable in respect of supply, और कॉमा लगा के फिर आप और आगे बढ़ा लीजिए, और where the goods supplied are returned by the recipient or where the goods supplied are found to be deficit, the registered person who supplied such goods
may issue a credit note to the recipient containing such particulars which are necessary and prescribed. बहुत धीरे धीरे मैंने बोला था जिससे आप लोग आसानी से इसको लिख लें। जहां जहां पर बेटा गुड्स आया है उसके साथ सब जगह आप सर्विसेज आगे बढ़ा लेंगे अपने आप, क्योंकि जीएसटी इज नॉट ओनली फॉर द गुड्स, इट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां जहां पे गुड्स वर्ड है वहां वहां पे आप उसमें अपने आप एक प्लस का निशान बनाइए, ऊपर छोटा सा एस बना लीजिए, मतलब हर जगह गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है, सर्विस की भी हो सकती है। पहली बात। अब इस पे आपको ध्यान देना है। ये क्या बोलता है कि जो भी आपने सामान भेजा है उसकी वैल्यू या तो ज्यादा हो जाए या टैक्स ज्यादा हो जाए। अच्छा भाई। या किस चीज को भेजा है उसने लौटा दिया हो। अच्छा। या जो आपने भेज लिखा है उतना आप भेज नहीं पाए, ज्यादा हो जाए एक अलग वर्ड है, भेज नहीं पाए एक अलग है। ये ध्यान रखिएगा, वरना टैक्स या लॉ कभी दो शब्द अपनी तरफ से जबरदस्ती जोड़ता नहीं है, बीच जो जरूरी होते हैं वही जोड़ता है, भाषा घुमावदार होती है बस। तो बात क्या हुई यहाँ पे, सारी सब जगह आप मिला के ये देखो कि जो आपने भेजा है उससे ज्यादा 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 की बात कर रहा है। ज्यादा मतलब सामने वाले का हिस्सा ज्यादा, मतलब आपने जो बिल काटा है वो ज्यादा का काट दिया है, बाकी सारी चीजें कम है, एक्चुअली में वैसा हुआ नहीं है। आप देखो ना, पहले केस में बोलता था वैल्यू एक्सीडिंग और द टैक्स एक्सीडिंग, मतलब इनवॉइस में ज्यादा है, रियल में ज्यादा नहीं है। दूसरा बोलता है इट इज रिटर्न्ड। अब रिटर्न हो गया तो आपका जो पिछला इनवॉइस है उसके हिसाब से मान लो 100 रुपए का आपने सामान भेजा, उसने 20 का लौटा दिया, तो कितने का आपको उसके ऊपर दिखाना चाहिए बिक्री या टैक्स? यार वो 80 के अगेंस्ट में। हाँ, लेकिन वो बिल तो हमारा 100 से कटा हुआ है। अच्छा भाई, ठीक। फिर बोलता है यह डेफिसिट इन द सप्लाई, आपने दिखाया कि हम 100 बोरे भेजेंगे और सप्लाई के दौरान आप 90 बोरे भेज पाए, तो अगर ये 90 बोरे गए हैं तो ये वैल्यू को कम कर रहे होंगे। एक होता है अकाउंटिंग एंट्री में गलती कर देना कि यार हमारी आपकी बात हुई थी कि 110 रुपए किलो के हिसाब से दोगे और यार बिल आप भेज रहे हो 112 से, तो आप बोलेगा रे 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 दिमाग से उतर गया, ऐसा करो यार वो 110 ही मान लो। तो ये तो जहां पर आपको टैक्स नहीं देना, लिखा पढ़ी नहीं करनी, वहां तो चल जाएगा। अब अगर आपको 110 करना है तो अब क्या हो गया, ये द वैल्यू एक्सीडिंग, ये पहला केस हो गया। ठीक, वैल्यू एक्सीड कर रही है जो आपके बीच तय हुआ उससे। दूसरा केस उसने लौटाया, तो इसमें भी वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज एक्सीडिंग। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, किस चीज की वैल्यू एक्सीड कर रही है, वैल्यू ऑफ इनवॉइस अगेंस्ट द रियल। तीसरा केस इसमें कौन सा बोल रहा था कि आपने सामान ही कम भेजा, बोला था 100 और आप भेज पाए 90। 10 दिन यार उस गोदाम में थे तो, पर वो खराब थे तो भाई मैंने भेजे नहीं। अच्छा 90 भेजे, हाँ भेजे, तो बिल कितने का काटा था भाई, 100 का, तो रियल में कितने, 90, तो वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज इंक्रीजिंग। ऐसे 3-4 तरीकों से वैल्यू ऑफ इनवॉइस इंक्रीज हो सकती है। और जब वैल्यू ऑफ इनवॉइस इंक्रीज हो जाए तो आपको रेसिपेंट को क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट नोट देना चाहिए बना के। बात समझ आ रही है, क्रेडिट नोट देना चाहिए। अब इसको कोई मुझे समझा पाएगा हल्का सा, ये क्रेडिट नोट क्या काम करेगा प्लीज? क्रेडिट नोट क्या काम करेगा, आपकी बुक्स पे क्या प्रभाव डालेगा? सर मे बी बैलेंस करेगा, जो भी वैल्यू जैसे जो एक्सीड कर रही है, इनवॉइस में दिखा रहे हैं एक्सीड करी, बट एक्चुअल में तो टैक्स हमें उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, तो जो बैलेंस करके दिखाना होगा उसके लिए मे बी। हाँ, उसके लिए काम आएगा। ये तो बात थ्योरेटिकल जर्नल हिसाब से सही है। जब आप कोई चीज सेल कर रहे हो मुझे अकाउंटिंग हिसाब से बता दो, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हो। ठीक,
तो थोड़ा सा लेवल आपका बिल्कुल क्लियर हो के चलना चाहिए। जब अकाउंटिंग क्लियर है तो टैक्स अपने आप क्लियर है। आपका प्रोसेस ऑफ सब्जेक्ट्स ऐसा होता है कि अगर आप पीछे से सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से करते चले आ रहे हो तो आगे के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलती है। आप देखो ना, पहली साल में आपको कभी कोई टैक्स और इस तरीके की चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। वो आपको कब पढ़ाई जाती है? जब आपकी सारी अकाउंटिंग खत्म हो जाती है, मतलब नॉर्मल बुक कीपिंग एंड फिर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, फिर कंपनी अकाउंटिंग, सब तरीके के अकाउंटिंग आप जान गए, थोड़ा बहुत कॉस्ट को भी जान गए, तब आपके साथ टैक्स आता है। मतलब प्रॉफिट पे काम करना है। तो अब ये जो आपकी एंट्रीज हैं ये बड़ी सिंपल है कि अगर आपने किसी को बेचा तो सेल बढ़ी हुई है, ठीक, सेल बढ़ी हुई है, और उसके अगेंस्ट में पैसा आया है, या वो क्रेडिटर बन के खड़ा हुआ है। क्रेडिटर बनेगा कि डेबिट बनेगा, क्या बनेगा बेचेंगे तो? देखो ये मेरी एज भी हो रही तो बहुत सी चीजें भूल जाता हूँ मैं बीच बीच में। ऑफलाइन क्लास होती तो आपको बड़ी मजा आने वाली थी मेरे साथ। बीच बीच में मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा। तो क्या बनेगा अगर हमारी सेल से और उधार सेल हुई है तो डेटर बनेगा, क्रेडिटर बनेगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर बनेगा। अच्छा, ठीक, क्रेडिटर बनेगा। तो अगर हमारा बिल ज्यादा का कटा हुआ है बेटा, बिल हमारा ज्यादा का कटा हुआ है, सामान कम का गया है, ठीक, तो हम उसको क्रेडिट नोट देंगे। तो क्रेडिट नोट क्या काम करेगा? आपकी क्रेडिटर वैल्यू को घटा देगा। यही तो काम करेगा कि हमारी क्रेडिटर वैल्यू को घटा देगा, ठीक, क्रेडिटर वैल्यू को घटा देगा। सेम इसका बिल्कुल रिवर्सल डेबिट नोट है। इसी चीज को आप पलट के दूसरे ढंग से लिख लीजिए कि अब आपको मिली हूं, आप रेसिपेंट की जगह खड़े हो जाओ। आपको ऐसा इनवॉइस मिला हो जिसमें सामान ज्यादा हो और जिसमें सामान वो जो बिल की वैल्यू है वो कम हो। समझते जा रहे हैं आप? सामान जो है वो उसके बिल की वैल्यू ज्यादा हो, सामान कम मिला हो, या आप लौटा रहे हो, तो क्या होगा उस सारे केसेस में? डेबिट नोट आपको मिलना चाहिए। इजंट इट? बात सही है? एग्री कर रहे हैं आप? जागो भाई, जल्दी से बताओ मुझे, एग्री कर रहे हैं आप? सर कंफ्यूजन हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। कंफ्यूजन हो गया? अच्छा भाई, कंफ्यूजन हो गया। तो अभी हम लोग सप्लायर के एंड से देख रहे थे, ठीक ना? सप्लायर में इशू रेसिपेंट द क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट इशू कर देगा उसको। अब अगर यही चीज भाई डेबिट नोट का इशू करेगा वो, इससे कुछ उल्टा हो जाए ना। डेबिट क्रेडिट तो बैलेंसिंग है ना, इसका उल्टा क्या हो सकता है कि आप रेसिपेंट हो, यही तो इसका उल्टा हो सकता है। दो ही तरीके से तो लेन देन होगा ना, या तो ए बी को बेच रहा है या ए बी से खरीद रहा है। तीसरा तो कोई तरीका लेन देन का है नहीं, है? नहीं है भाई। ए या तो बिल को बी को बिल काट रहा है, या बी ए को बिल काट रहा है। या तो आप सप्लायर हैं या आप रेसिपेंट हैं। तो अगर आप सप्लायर हैं तो आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं उसको, ठीक है? क्रेडिट नोट आपकी क्रेडिट को एडजस्ट करेगा। मतलब क्रेडिट जो बढ़ी हुई है, आपने सामान बेचा था ना, तो तुलिका जी आपने मुझे ये बताया कि अगर आप सामान बेच रहे हैं तो वो आपका क्रेडिटर बनेगा। सारा कंफ्यूजन आपको यहीं से हो रहा है। जब आप सामान बेच रहे हैं तो वो आपका क्रेडिटर बनेगा। इससे कितने लोग एग्री हो? बहुत जल्दी और सस्ते में छोड़ने वाले नहीं है, भले 2-3 मिनट आपकी क्लास के ऊपर निकल जाए, क्योंकि बेसिक जानकारी है ये। आप किसी को सामान बेच रहे हो तो वो क्रेडिटर बनेगा कि डेटर बनेगा? सर डेटर बनेगा। हाँ देवी जी, अब समझ आ रही है बात, क्यों कंफ्यूजन हुआ? यस सर। बाकी लोगों को समझ आ रही है? यस यार सर। किसी को पैसे दिए हैं तो उससे मांगोगे ना, दो वापस दो, दो, ये मैंने तुम्हें सामान भेजा था, मुझे पैसे वापस दो। या एंट्री पे आप चले जाइए ना डायरेक्ट। आप कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं? आपकी एंट्री क्या बनेगी सेल्स की?
जागो। ओके, एंट्री से जाके घर पे आप सारे लोग देख लोगे। मोटी बात, जब आप किसी को सामान भेज रहे हो तो वो डेटर बनेगा, तो उसकी डेटर वैल्यू हाई है। क्लियर? तो जब आपने उसको क्रेडिट नोट इशू किया तो डेटर वैल्यू रिड्यूस हो गई। आप क्लियर है बात? यस सर। हाँ, और एक बार घर पे जाके सारी एंट्री देख लेना, मैं पूछ सकता हूँ कल परसों किसी भी दिन। ठीक ना? आपने जब उधार बेचा तो डेटर वैल्यू हाई है, क्रेडिट नोट आपने इशू किया जैसे ही, तो क्रेडिट की एक एंट्री आपने उसमें डलवाई, क्रेडिट की एंट्री तो जाएगी क्रेडिट नोट से, उसका नाम ही है क्रेडिट नोट, तो डेटर वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। और सेम जब आप रेसिपेंट हो तो आपकी डेटर वैल्यू हाई है, आपकी डेटर वैल्यू हाई है ना, आप खरीदार हो तो आप उससे कहोगे मुझे यार डेबिट नोट दो, मेरी जो है वो ये जो आपने सामान भेजा, अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा बेटा, आपको उसको डेबिट नोट देना पड़ेगा। यानी जो आपने सामान जो भेजा है वो रियल में जितना दिख रहा है वो ज्यादा है और आपका बिल कम का कटा है, यही तो इसका रिवर्सल होगा ना। एक पहलू ये था कि जो मेरे ये बिल कटा है वो ज्यादा है, सामान कम का गया है। दूसरा पहलू क्या हो सकता है, जो मेरा बिल कटा है वो कम का है, सामान ज्यादा का चला गया। तो अब ज्यादा का चला गया तो आप उससे मांगोगे नहीं कि नहीं मुझे यार ये इतने पैसे का सामान ज्यादा चला गया है, कहना अच्छा भैया ज्यादा चला गया तो इसका कुछ दो हमको बिल, तो कहते बिल नहीं, हम डेबिट नोट बना के दे दे रहे हैं, और इसमें वो सारे पर्टिकुलर दे देंगे कि ये वाला जो 112 रुपए से लगाना था उसको मैं धोखे से 110 रुपए किलो लगा गया हूँ, 100 पीस हैं, तो 200 रुपए आपके बढ़ेंगे और इतने से आप मेरे डेटर और ज्यादा बन जाएंगे, तो डेबिट नोट। क्लियर? क्लियर? यस यस सर। सर। तो ये दो नोट आपके लिए इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मतलब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसका तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है, और इसके इफेक्ट भी अब आपको जल्दी भूलना नहीं चाहिए, या भूलने लग जाइएगा तो ये डिस्कशन याद करिएगा। ये कब बनेगा? इन द डिफरेंस ऑफ द इनवॉइस वैल्यू विद द रियल वैल्यू। कारण क्या क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया, सामान का लौटाया जाना, रेट का कम ज़्यादा लगा देना, या सामान का कम ज़्यादा हो जाना। लिखा था यार 100 बोरे भेजेंगे और धोखे से यार सामान लादने वाले ने मेरे 120 भेज दिए हैं, या तो वापस भेज दो या इसका पैसा हमको और दे देना। कहने यार वापस क्या मंगाओगे, ऐसा करो हम इसका पैसा दे देंगे, तो ठीक है इसका डेबिट नोट हम आपको बना के भेज दे रहे हैं। ठीक, ऐसे हो जाएगा सारा। तो डेबिट और क्रेडिट नोट की फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। अब काफ़ी सारी बातें आपके साथ हो गई हैं हमारी आपकी, और इसके बाद अब फर्दर जो आपके लिए टॉपिक रहने वाला है वो तो आईटीसी को तो हम छोड़े चल रहे हैं एकदम आखिरी में कवर अप कराने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है। अब आपके लिए एक छोटा सा बच रहा है कस्टम, क्योंकि जो जीएसटी है उसके साथ में कस्टम अटैच है, तो कस्टम से रिलेटेड एक आध क्लास हो जाए जिसमें आपको उसका ओवरव्यू पूरा मिल जाए ये क्या क्या होता है। ठीक, तो कल थोड़ा सा कस्टम को दिखाइएगा, तो उससे रिलेटेड फिर हम लोगों की कल बात होती है। अब टाइम तो हमारा हो रहा है, आपकी कुछ 10 बजे से दूसरी क्लास भी है, क्यों बच्चों 10 बजे से कोई क्लास है आपकी? यस सर, विवेक सर ओके, की क्लास है। ठीक बेटा, तो नाउ यू आर फ्री टू लीव द क्लास। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी मीटिंग थी थैंक यू आपके सर। साथ। कोई थैंक यू क्वेरी हो सर। तो, अगर कोई क्वेरी हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट इज टाइम टू क्लोज। इज देयर एनी क्वेरी? नो सर। नो? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, कल मुलाकात।